झारखंड के सभी सम्मानित शिक्षकों को जोहार। जैसे कि आपका सेंटा ऐप के माध्यम से टीएनए थर्ड राउंड का एग्जाम 12, 13 और 14 मई को लिया जाएगा। आपको हम बताते चले कि आपका एग्जाम की तरीका क्या होगा और उसमें आपके प्रश्न कैसे होंगे, हम इस मॉडल सेट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यह मॉडल सेट की एग्जाम पीछे जो हुए हैं उससे संबंधित है और उसमें कहीं न कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। आइए पहले एग्जाम का रूटीन देख लेते हैं कि आपका एग्जाम किस पैटर्न के आधार पर है, कैसे है। तो टीएनए में कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल कितने अंक का होगा? 200 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक एमसीक्यू रूप के होंगे और केवल एक ही सही उत्तर होगा, है ना। विषय आधारित टीएनए में कुल 5 खंड होंगे और आपका जो टीएनए का थर्ड राउंड है, खुशी की बात है कि आपने फर्स्ट सेकंड दोनों पास कर गए हैं और अब आप टीएनए थर्ड राउंड में हैं। थर्ड राउंड में भी वही क्वेश्चन होंगे जैसे 1 और 2 में आपका हुआ था। आपका 5 खंड होंगे। पहला खंड आप जिस विषय का टीचर हैं उससे 25 क्वेश्चन होगा और उसका कितना नंबर रहेगा? 45 नंबर रहेंगे, है ना। खंड बी जो आपका रहेगा वह शैक्षणिक सामग्री ज्ञान प्रश्न संख्या 26 से 45 का रहेगा और उसका कितना नंबर का रहेगा? 28 नंबर का रहेगा। जो खंड 2 होगा वह शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, शैक्षणिक में क्या क्या सामग्री होना चाहिए उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे टफ क्वेश्चन इससे रहता है जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होना रहता है, और यदि आपका सब्जेक्ट में अपने आप का पकड़ है तो एग्जाम कभी टफ नहीं होने वाला। सामान्य शिक्षण शास्त्र एवं प्रश्न संख्या रहेगा 46 से लेके 60 तक। जो सामान्य शिक्षण शास्त्र है, पेडागोगी आप बोलिए, वह कहां से रहेगा? 46 से 60 तक रहेगा। वह कितना नंबर का रहेगा? 34 नंबर का रहेगा। सतत और समग्र मूल्यांकन से सीसीई से आपका प्रश्न 61 से 80 तक रहेगा और वह नंबर कितना का रहेगा? वह 39 नंबर का होगा, है ना। तो आपको इस तरह से 5 खंड में आपका एग्जाम होगा और सभी प्रश्न का आपको उत्तर देना अनिवार्य है। गलत उत्तर पर कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे। सबसे खूबसूरती है कोई भी टीचर एग्जाम जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। कैलकुलेटर वगैरह आपको अपने क्लासरूम में नहीं ले जाना रहता है और जिस माध्यम में आप फूले हुए हैं कि मैंने 1 और 2 आराम से दे दिया है और हमें कहीं दिक्कत नहीं होता है, आप थोड़ा आराम से फूले रहने का काम ना करें। कब आपको समस्या खड़ा हो जाएगा कोई जानता नहीं है, इसलिए अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाए रखें, अपने सीडीपी पर कमांड बनाए रखें, है ना। और आपको क्या है, मोबाइल स्क्रीन न बदले अन्यथा सबमिट हो जाएगा अपने आप, और नहीं तो आपको बाहर के कोई उपकरण उपयोग करना है। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस पूरी तरह चार्ज है। जो आप मोबाइल लेके जाएंगे वो आपका पूरी तरह से चार्ज रहना चाहिए। बाद में देखने के लिए बुकमार्क का उपयोग करें। जब आप सबमिट वगैरह कर ले तो आप बुकमार्क का यूज करके आप अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं। नीचे दिए गए कोने में दिए गए फिल्टर का उपयोग करके किसी विशेष प्रश्न पर जाए। अगर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 5वां डायरेक्ट देखना है तो आप फिल्टर का उपयोग करके देख सकते हैं। सभी प्रश्न और विकल्पित देखने के लिए स्क्रॉल करें, है ना। मान लीजिए कि आपका मोबाइल का स्क्रीन छोटा पड़ जाता है और क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों ऑप्शन आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कागज पेन की जरूरत है तो आप अपने एग्जाम हॉल में मांग सकते हैं। तो मैं आज का जो क्लास हमारा है, आपका जो टीचर का 5 खंड होंगे उस खंड में मैं आपके सब्जेक्ट से नहीं बल्कि आज खंड का सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रश्न संख्या 61 से 80 को देखेंगे, है ना, या फिर सामान्य शिक्षण शास्त्र 46 से 60 को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसी को हम लोग आज हल करेंगे 46 से 60 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शिक्षक जल की उपलब्धता का पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना। यह पिछले एग्जाम के 29
मार्क्स को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक शिक्षक जो है जल की उपलब्धता पर पाठ पढ़ा रहे हैं, इस संदर्भ में प्रमाणिक कार्य क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि शिक्षक जल की उपलब्धता माने जल कैसे उपलब्ध हो सकता है इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो क्या आंसर सही होना चाहिए। स्थानीय सामग्रियों से कम लागत वाला खेत सिंचाई तंत्र डिजाइन करना कि स्थानीय सामग्रियों से कम लागत वाला जल फिल्टर डिजाइन करना, कि जल कैसे दूषित होता है इस पर पोस्टर बनाना। पोस्टर बनाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, बताइए। जल उपलब्ध हो जाएगा पोस्टर बनाने से। तो ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा नहीं। आइए इसको देखते हैं। पिछले 5 वर्ष के जल आपूर्ति सप्लाई पर बार बार ग्राफ तैयार करना और उस पर आधारित निष्कर्ष निकालना। क्या मतलब जल का उपलब्धता कैसे हो, तो ग्राफ निकालने से क्लियर हो जाएगा कि लागत खेती सिंचाई के बारे में जानकारी की स्थानीय सामग्रियों से कम लागत वाला जल फिल्टर डिजाइन करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जल की उपलब्धता जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि स्थानीय सामग्रियों से कम लागत वाला जल फिल्टर डिजाइन करना, है ना। इससे क्या होगा, जल कैसे उपलब्ध हो पाए और कितने सस्ते सुविधा में काम हो जाए उसके बारे में क्लियर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, है ना। एक शिक्षक देखता है कि कक्षा 10 का एक छात्र जिसे एडीएचडी है वह लंबे व्याख्यानों के दौरान अक्सर ध्यान भटक जाता है और उसे लिखित कार्य को पूरा करने में कठिनाई होता है। कक्षा में इस छात्र को सीखने में सहायता करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। एडीएचडी मतलब आप समझते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके साथ। एक कक्षा 10 का एक छात्र है ना, और वह एडीएचडी है, ठीक। लंबे समय तक आप समझाइएगा तो उसका दिमाग का हो जाता है, भटक जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा रणनीति आपके पास क्या होगा। यह एक सीडीपी का टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन समझिएगा तो अर्थ निकल जाएगा। यानी एडीएचडी का मतलब होता है कि वैसे छात्र जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, है ना, वह उसका दिमाग भटक जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या उसको क्या आप करेंगे कि उसका ध्यान नहीं भटके। छात्र का कक्षा के पीछे बैठाया जाना कि आप पीछे बैठो आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं, ये सब तो सबसे बड़ा गलत हो जाएगा ना। छात्र के अतिरिक्त गृह कार्य दिया जाए, मतलब आप उसको ज्यादा होमवर्क दे दीजिएगा ताकि वो फंसा हुआ रहे, नहीं, ये भी संख्या का हो जाएगा गलत। छोटे छोटे सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग कार्य में शामिल किया जाए और बड़े कार्यों को छोटे चरणों में बांटा जाए ताकि उसका ध्यान बना रहे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कि ताकि वह बच्चा का ध्यान क्या हो, भटके नहीं, छोटे छोटे सक्रिय काम देंगे उसको, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 48, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पाठ के लिए एक प्रभावी शिक्षण उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। देखिए जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने 2 एग्जाम जैसे दिया है वैसे तीसरा एग्जाम भी दे देंगे, तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। आपको एक अच्छे शिक्षक होने के लिए आपके अंदर वह गुणवत्ता झलकना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं, अपने पास प्रेजेंट ऑफ माइंड रखते हैं और बच्चे को आगे ले जाने के संदर्भ में आप आगे रहते हैं और आज का टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप उसके लायक हैं, यह साबित करने के लिए आपका टीएनए का एग्जाम होता है। और इस टीएनए के एग्जाम में आपको साबित करना है कि मैं अपने सब्जेक्ट का टीचर सबसे अच्छा हूं, हमारे पास सभी संपूर्ण परिपूर्ण नॉलेज है, और नहीं होने के बाद आपका इस एग्जाम के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसीलिए ये एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप एक अच्छे शिक्षक बनिए, है ना, और आप पर ही भविष्य टिका हुआ है एक तरह से। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पाठ के लिए प्रभावी शिक्षण उद्देश्य को
सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है ना। पाठ के लिए प्रभावी शिक्षण उद्देश्य अच्छा तरीका से कौन सा दर्शा रहा है, बताइए। छात्र विभिन्न प्रकार के एंगल को अन्वेषण करेंगे, सही बात है, अन्वेषण करेंगे तो कुछ तो होगा। छात्र विभिन्न प्रकार के फंक्शन का वर्गीकरण सरलीकरण कर पाएंगे। छात्र क्यूब घन और घनाभ क्यूबडाइट की तुलना करने का प्रयास करेंगे। छात्र विभिन्न असल जीवन की समस्याओं को आलोचना सोच क्रिटिकल लागू करने में सक्षम होंगे, है ना। तो विकल्प में कौन सा प्रभावी शिक्षण उद्देश्य के सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है अर्थात सभी ऑप्शन लगभग लगभग सही है, लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा कौन सा है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि छात्र जो है छात्र घन क्यूब का और घनाभ को तुलना करेंगे और उसको सही बनाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नए प्रधानाचार्य ने शिक्षकों को एक अलग बोर्ड के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें दी। जो प्रधानाचार्य थे वह एक बच्चों को नए बोर्ड दिए, है ना। निम्नलिखित में से यह संसाधन किसके लिए सबसे अधिक सहायक होगा, मतलब जो बोर्ड दिया गया क्लास में या स्कूल में, यह किसके लिए सबसे अच्छा होगा। एक ही अवधारणा के लिए कक्षा के अतिरिक्त उदाहरण देना, मौजूद अवधारणाओं के लिए कक्षा की नई शब्दावली सिखाना, शिक्षण के अधिक सटीक बनाना और गलतियों को समाप्त करना। इनमें से कोई नहीं। अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नहीं किया जाना चाहिए, ये तो एकदम मैंने रुआब वाली बात हो गया, ये अपने आप में क्या है, गलत है ना। शब्दावली सीखना और सटीक बनना, सटीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। सुश्री निधि एक विषय के लिए पाठ योजना तैयार करती है, मतलब सुश्री एक लड़की है और वो लेसन प्लान बनाती है और इसके लिए पाठ्य पुस्तक को अपना मुख्य संसाधन बना रही है। तो प्रभावी पाठ योजना के लिए निम्नलिखित चरणों का सबसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करे, है ना। मतलब वो पाठ योजना बना रही है तो आपके पास 4 क्रम दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और वह कौन सा सही ढंग से बैठेगा इसके बारे में आपको बताना है ना। तो लेसन प्लान बनाने के लिए ब्लूम के टैक्सोनॉमी की क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करते हुए सीखने का उद्देश्य तय करना ताकि छात्रों का अपेक्षित परिणाम स्पष्ट हो। अध्याय को पढ़कर उसके मुख्य बिंदु, विषय वस्तु और छात्रों के लिए कठिन हो सकने वाले हिस्सा का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले वह पाठ पढ़ेगी, है ना। तो पढ़ने का मतलब है कि पहले ये हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वो ब्लूम का काम करेगी, यानी कि दूसरा ये हो जाएगा ना। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में दूसरा पहला कहां है। ठीक है, दूसरा पहला, दूसरा के बाद पहला, पहला के बाद चौथा और चौथा के बाद तीसरा। यदि आप 2 का क्रम सही बिठा लिए हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर प्रश्न कहता है, एक माध्यमिक कक्षा में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी तरह कैसे योगदान दे सकता है। एक माध्यमिक कक्षा में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर छात्रों को सिखाना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरह योगदान क्या दे सकते हैं, छात्रों को यह दिखाने में मदद करना कि उन्होंने अवधारणाएं सीखी और उसका असल जीवन में क्या उपयोग है। सही बात है, थोड़ा तो सही है। रोचक ऑडियो विजुअल की वजह से छात्रों को सीखने में लगे रहना सुनिश्चित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि हर छात्र को सीखने के स्तर के अनुसार व्यक्तिगत रूप में शिक्षण हो। उन मापदंडों पैरामीटर्स के बीच आपसी संबंध दिखाना जो असल जीवन में दिख पाना मुश्किल होता है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को असल जीवन में देख पाना थोड़ा, यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा,
सही आंसर होगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह समझता है कि जिज्ञासा शिक्षण की शैक्षणिक तकनीकी यानी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी के विकास में कैसे मदद करता है ना। तो प्रतिस्पर्धा करके यहाँ यही ऑप्शन पहला ही कट जाएगा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए। छात्र उप विषयों के बीच संबंध देख पाते हैं और अपनी सीख संवाद क्षमता का उपयोग करके साथियों को मदद कर पाते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। छात्र के तरीके काम कर पाते हैं और पीछे रह गए सपाटियों के विषय में हिस्से समझने में मदद कर पाते हैं, ये भी है। छात्र कक्षा में जो सीखते हैं उसके लिए असल जीवन के बीच संबंध समझ पाते हैं, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होता है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों से ज्यादा सही ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। आप थोड़ी सी सोच के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53, आप अपने से भी एक आध क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देखिए, आपको समझ में आएगा। सुश्री रीमा को लगता है कि छात्र को उनका पढ़ाया विषय समझने में कठिनाई हो रही है। एक शिक्षिका है और उनको लगता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो छात्र को समझने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। वह एक अधिक सक्रिय शिक्षण विधि अपनाने का निर्णय लेती है। वो सोचती है कि कुछ और अच्छा करे। वह छात्र को 3-3 के समूह में बांटती है और हर समूह को एक स्थिति देती है। हर समूह में छात्र 1 छात्र 2 से बातचीत करता है और फिर छात्र 2 वही बात छात्र 3 को परोक्षोक्त रूप से बताता है। निम्न में से कौन सी विधि सुश्री रीमा ने शिक्षण रणनीति को सबसे सही रूप में दर्शाती है। यानी वह क्या करवा रही है, तो वह रोल प्ले करवा रही है ना। क्या करवा रही है, रोल प्ले करवा रही है। तो कौन सा हो जाएगा, भूमिका निर्वाहन। ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। अगर आप सीटेट या जेटेट की सीडीपी पढ़े होंगे तो आपको रोल प्ले के बारे में हम बताए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, समूह चर्चा कर रही है, नहीं बोलिएगा, क्या करवा रही है, रोल प्ले करवा रही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कक्षा की रणनीति शांत स्वभाव वाले छात्रों को खुलकर भाग लेने और सहभागिता करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति शांत स्वभाव वाले छात्र को खुलकर भाग लेने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। सोचो, जोड़ी बनाओ और बताओ, है ना। सोचो, जोड़ी बनाओ और बताओ, यही सबसे अच्छा रहेगा। कैसा लड़का है, शांत स्वभाव का, तो तुमको जो अच्छा लगता है उसी के साथ जोड़ी बनाओ और उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो 54 का मेरे ख्याल से नहीं, ये ऑफिशियल इसका आंसर है, तो वह कौन सा हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है वह पीछे प्रीवियस यानी PYQ का दिया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन मूल्यांकन के बारे में आमतौर पर सही नहीं है। ऑनलाइन मूल्यांकन आमतौर पर सही नहीं है बताना है, यानी निगेटिव बताना है आपको। ऑनलाइन मूल्यांकन तुरंत करके फीडबैक देता है, हाँ देता है, ये तो कहीं ना कहीं ठीक है। शिक्षकों को वास्तविक समय और छात्र को प्रदर्शन की प्रवृत्ति देखने में मदद करता है, समर्थन करता है ना। सुनिश्चित करता है कि छात्र शैक्षणिक ईमानदारी के नियमों को तोड़ने के रास्ते मुश्किल से ढूंढ पाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत पूछा है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। गलत में कौन बोला है, डी, इसलिए ऑप्शन नंबर 55 का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 56, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति माध्यमिक कक्षा के छात्रों को सक्रिय और संचारित भागीदारी को सबसे अच्छी तरह बढ़ावा दे सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति
माध्यमिक कक्षा में छात्रों को सक्रिय और संरचित भागीदारी को सबसे अच्छा तरह बढ़ावा दे सकता है। तो सबसे अच्छा बढ़ावा क्या दे सकता है आप बताइए। अच्छा, ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। प्रयास और उपलब्धियों के लिए छात्रों को सराहना करना, कक्षा की गतिविधियों को छात्र का पहल करने देना, अच्छे व्यवहार पर लगातार इनाम देना। लगातार इनाम देना क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। यानी जहां जहां 3 मिलेगा वो ऑप्शन का होगा गलत होगा। 2 को तो गलत कट गया। अब 1 और 2, 1 और 2 दोनों तो सही था। 4 देख लेते हैं। कक्षा की सभी गतिविधियों के लिए सख्त नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट 57, एक कक्षा में अधिकांश छात्रों को समुदाय में मौजूद व्यवसायों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा कौन सा समूह निर्माण छात्रों को ज्ञान आधार को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक होगा। एक कक्षा में अधिकांश छात्र समुदाय में मौजूद व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब छात्र का समूह तो है लेकिन व्यवसाय के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। ऐसा कौन सा समूह निर्माण छात्रों को ज्ञान का आधार बढ़ाने के लिए सबसे अधिक होगा बताइए। तो रोल प्ले अगर होगा तो वह ज्यादा अच्छा होगा। कुछ व्यवसायों के बारे में जानकारी रखने वाले छात्र को विषम समूह, हेट्रोजीनियस ग्रुप, हाँ ये सही है। हेट्रोजीनियस ग्रुप बना करके उनको सिखाया जा सकता है। एक ही व्यवसाय को समझने वाले छात्र का समूह रूप ना पर गहराई पर चर्चा करना। देखिए एक ही ग्रुप जो जानकारी है उसी पर सिर्फ चर्चा करना सही नहीं होगा ना, सब पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 57 का ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। पावलोव का सिद्धांत देखना है आपको। ठीक है, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनुबंध का सिद्धांत दिया था। तो उसके अनुसार से कौन सा सही होगा। ठीक है, एक तटस्थीय उद्दीपन एक अप्रशिक्षित उद्दीपन के साथ शर्तबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जुड़कर एक, है ना। सीखने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्ण जरूरी होता है। पावलोव जो अनुबंध का सिद्धांत दिए थे तो उसके हिसाब से एक और कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पावलोव ने अनुबंध का सिद्धांत दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 59 और एक है 60। चलिए 60 का आंसर आप देंगे, 59 तक हम बता देते हैं। दिए गए कथनों को नीचे दिए गए क्रम में लगाइए। पाठ्यक्रम योजना, अवधि योजना और इकाई योजना। पाठ्य योजना रोज के सीखने का लक्ष्य के विशेष गतिविधियां। दूसरा, इकाइयों और मुख्य विषयों का अवलोकन। तीसरा, किसी विषय पर पाठों का क्रम का गहरा अन्वेषण और किसी विषय क्षेत्र को सीखने का लक्ष्य। यानी आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही ठीक से बैठेगा। क्या जो आपका बैठा हुआ है 1 2 3 4 क्रम से सही बैठा हुआ है। तो पहला देखते हैं, रोज के सीखने के लक्ष्य पर विशेष गतिविधियां। नहीं, रोज के सीखने में विशेष गतिविधियां से अच्छा है किसी विशेष क्षेत्र को सीखने का लक्ष्य। आपको सीखना किस विषय पर है वो पहले क्लियर होना चाहिए। आपको सीखना किस विषय पर वो पहले क्लियर होना चाहिए। यानी 4 पहले होगा, 4 पहले होगा तो कट गया, कट गया। ये दोनों अभी टक्कर में है ना। अब आकर देखते हैं, इकाई को मुख्य विशेषणों का अवलोकन, ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ 4 के बाद क्या 3 है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। क्रम से आपको बैठाना था तो सबसे पहले हमारे पास विषय होना चाहिए कि हमको किस विषय में, मेरा लक्ष्य किस विषय पर है और फिर उसका ओवरव्यू हम क्या कर पा रहे हैं ना। इसके बाद ही हम करेंगे 3 का।
तो आप देख लीजिए किसी विषय और पाठों का क्रम का गहरा अन्वेषण होना चाहिए, और फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, रोज के सीखने पर उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। तो पहला सबसे अंतिम में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60, इसको आपको आंसर देना है कि यह क्या होगा। एडीएचडी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। अब राजेश्वरी 7 साल की एक लड़की है जिसका ध्यान और भी कम है। चलिए इसको पढ़ करके और आप आंसर बोलेंगे कि कौन सा होगा। हम आपका आंसर का वेट आपके कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग 45 से 60 तक को पढ़े, और फिर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 60 से 80 तक का, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे 5वां खंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।